बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी केमिस्ट्री बुक 2 के 7th चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर्स लेंगे, जो कि है अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, बल्कि नया नहीं है। आपको जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उसमें हमने स्टार्ट में फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक बात पढ़ी थी, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट देयर स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़ में बी डिफरेंट। ठीक है, सो इसमें क्या है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो वो फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल हों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म किस वजह से अराइज होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन की। ठीक है, तो ब्यूटेन हमारे पास क्या है, C4H10। ठीक है, अगर हम पहले 3 मेंबर्स देखते हैं, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, उनमें आइसोमेरिज्म नहीं होता, क्योंकि देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन को आप जिस तरह से मर्जी लिखें वो एक ही रहेगी। 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, 2 कार्बन्स को चाहे हम यूँ लिखें, चाहे यूँ लिखो, चाहे यूँ लिखो, चाहे किसी भी तरह से लिख लें। ठीक है, तो ऑल द अरेंजमेंट्स आर सेम। इसी तरह से अगर हम 3 कार्बन्स की बात करते हैं, सॉरी, तो अगर हम 3 कार्बन्स की बात करते हैं तो 3 कार्बन्स को या यूँ लिखा जा सकता है, आप स्ट्रेट चेन में लिख लें, आप यूँ करके लिख लें किसी और या फिर यूँ करके लिख लें, किसी भी तरह लिख लें तो वो कॉन्टीन्यूस ही बनेगी। इन ऑल द केसेस इट इज़ कॉन्टीन्यूस, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप उसको किसी भी तरह से लिख लें। ठीक है, तो 3 कार्बन्स तक आपके पास जो आइसोमेरिज्म है उसका कोई फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन 4th कार्बन से जब हम बात करते हैं तो 4th के केस में हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जिसके थ्रू के हम कह सकते हैं कि उसकी तमाम की तमाम अरेंजमेंट्स और उनके जो वैलेंसीज़ हैं वो सेटिस्फाइड हों। ठीक है, तो जैसे आपके पास आ जाता है कार्बन यहाँ पे ब्यूटेन के केस में ये 2 अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक केस में कार्बन को हम स्ट्रेट चेन फॉर्म में लिख रहे हैं, चारों कार्बन्स हैं जो कि स्ट्रेट चेन फॉर्म में है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एन ब्यूटेन। और एक अरेंजमेंट वो है जिसमें कि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक कार्बन ब्रांचिंग दे रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, और इसके लिए जो नाम है वो है आइसोब्यूटेन। ये एन और आइसो का वर्ड भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आता है जब एक कार्बन मैक्सिमम 2 से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास आता है एन का वर्ड। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो ब्रांच चेन में अगर वो एक से वो सॉरी 2 से ज़्यादा 3 के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, जैसे ये वाला कार्बन है, इट इज़ बॉन्डेड विथ 3 नेबरिंग कार्बन्स, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आइसो का। अब जो 4 कार्बन थी उसके लिए 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम 5 कार्बन की बात करते हैं तो 5 कार्बन के केस में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। किस तरह से, देखें, एक आपके पास 1, मैं सिर्फ यहाँ कार्बन लिखूँगी, मैं हाइड्रोजन शो नहीं करूँगी। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे
एन पेंटीन। ठीक है, एक आपके पास आ जाएगा, ब्रांचिंग में दो स्ट्रक्चर आ जाएंगे। फिर एक क्या है, 4 कार्बन्स एक लाइन में हैं और किसी एक कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग हुई हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास है एन पेंटेन, ये है आपके पास आइसो पेंटेन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें के एक कार्बन 4 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है। अब ये भी टोटल कितने कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स। इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे न्यू पेंटेन का। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 3 डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल हैं फॉर द पेंटेन। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमेरिज्म भी इंक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स पे कि आइसोमेरिज्म की कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, तो अगर हम आइसोमेरिज्म की देखें तो नॉर्मली 2 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर की वजह से आता है मतलब डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि जितने भी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं और उनकी डेरिवेटिव्स हैं दे शो द फिनोमेना ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये क्यों आ रहा है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इट इज़ अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। सो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हैं। इसमें 5 डिफरेंट वेज हैं जिनमें के ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन जैसे नेम से इंडिकेट है, इट इज़ अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। ये अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पेंटेन का, इट इज़ लाई इन द कैटेगरी ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रेट चेन में है तो ये एन पेंटेन है। इस केस में 4 कार्बन है, साइड में एक ब्रांचिंग है तो ये आइसोपेंटेन है। और यहाँ पे न्यू के केस में एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है विद द एडजेसेंट कार्बन्स तो ये आपके पास न्यू पेंटेन है। ठीक है, तो ये आपके पास थी फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद आ जाएगी सेकंड कैटेगरी जो कि है आपके पास पोजीशन आइसोमर्स की। पोजीशन आइसोमर क्या है कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने फंक्शनल ग्रुप का पूरा टॉपिक था उसको एक्सप्लेन किया था। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इज़ द एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन ऑन द पेरेंट चेन कि जो एक कार्बन की एक चेन है उसके ऊपर वो किस पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन चेंज होने से पोजिशनल आइसोमर्स अराइज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन क्यों है, बिकॉज इट इज़ 3 कार्बन चेन। ये आपके पास 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन है। ठीक है, अब ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है सो इट इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन। अब दूसरी चेन पे आ जाएं, ये भी 3 कार्बन चेन है तो ये भी प्रोपेन है, बट हेयर 1 2 3 द क्लोरीन इज अटैच टू द कार्बन नंबर 2 तो ये आपके पास क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो एक है 1 क्लोरोप्रोपेन और एक है आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्या हुआ, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई हैं। दोनों के दोनों नंबर ऑफ़ एटम्स देखें तो इसमें भी आपके पास 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखें तो आपके पास 7 हाइड्रोजन है और क्लोरीन देखें तो 1 क्लोरीन है। इसी तरह इसमें आ जाएं, इसमें 3 कार्बन है, 3 3 6 + 1 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या हैं, पोजीशन आइसोमर। अब इसकी सेकेंड एग्जांपल पे आ जाएं।
सेकंड एग्जांपल है आपके पास डबल बॉन्ड की, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ एटम नहीं है बल्कि डबल बॉन्ड भी है। अब इसी तरह यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं, तो 4 कार्बन अल्कीन को हम कहते हैं ब्यूटीन, ठीक है। अब ये 1 2 3 4, अब डबल बॉन्ड इट इज़ प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1, सो इट इज़ 1 ब्यूटीन। दूसरे पे आ जाएं, 1 2 3 4, here the double bond it is present on carbon number 2, so this one is 2 butene, ठीक है। तो हमारे पास 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, ये क्या है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो इस तरह से हमारे पास ये पोजिशनल आइसोमर्स अराइज हो गई हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका कि मोलेकुलर फार्मूला सेम हो बट दे फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। मतलब अब देखिए, पहले में आपने कहा कार्बन की चेन की स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। दूसरे में हमने देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप पूरा है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, 1 2 3 कार्बन इस तरह चेंज। लेकिन ये थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें कि आपके पास पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास देखें यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को लिखने की। एक है ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप हो। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, दिस वन इज ईथर लिंकेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3OCH3, ठीक है। तो ये क्या बना, C2H6O। इसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी क्या है, अल्कोहल, मतलब CH3CH2, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, और इसके साथ ये OH ग्रुप अटैच्ड है। तो OH ग्रुप जिसमें अटैच्ड हो उन्हें क्या कहते हैं, अल्कोहल्स। तो ये आपके पास अल्कोहल्स हैं। तो ये दो, एक ईथर और एक अल्कोहल, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी इसमें आ जाती है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, ऐसे ग्रुप्स जिसमें के लिंकेजेस हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ईथर्स हैं, कीटोन्स हैं, एस्टर्स हैं, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज के कंपाउंड्स हैं। एक है आपके पास ईथर्स, एक कीटोन्स और एक है एस्टर्स। ये ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि लिंकेजेस शो करते हैं, मीन्स कि दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो कार्बन एटम्स हैं उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उससे जो आपके पास आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसे कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है ईथर से, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 कार्बन ईथर है। 4 में से अगर 2 कार्बन्स ऑक्सीजन के दोनों तरफ हों तो ये एक आइसोमर बनेगा, और एक केस में 3 एक तरफ हो जाएं और एक साइड पे हो जाएं। तो फर्स्ट आपके पास डाइथाइल ईथर, सेकंड है मिथाइल एन प्रोपाइल। मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है और ये एन प्रोपाइल ग्रुप है। इसमें ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ये डाइथाइल ईथर हो गया, और ये आपके पास मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आपके पास मेटामेरिज्म का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ है। दूसरा आ जाता है आपके पास कीटोन्स के लिए, ठीक है। अब कीटोन्स के लिए अगर हम देखें तो कीटोन्स के लिए हमारे पास क्या ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगेन यहाँ पे भी आपके पास 4 कार्बन एटम हैं,
4 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O। अब इस केस में एक में 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन है ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जबकि सेकंड केस में एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, डाई इथाइल कीटोन। एक ये इथाइल ग्रुप है और एक ये इथाइल ग्रुप है, तो ये हुआ डाई इथाइल कीटोन। इसमें एक ये मिथाइल ग्रुप है और ये एन प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये आपके पास बन जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो लास्ट कैटेगरी है आइसोमेरिज्म की वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म वो it is a type of isomerism which arises due to the shifting of proton from one atom to another in the same molecule। ठीक है, अब अगर आप ये कंपाउंड देखें तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड हैं विच आर द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक है आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये आपके पास है कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा है आपके पास अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो इसमें ये 2 ग्रुप्स ना एक ही कंपाउंड में मौजूद होते हैं। अब चूंकि इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप है इसलिए इसकी एसिडिक नेचर है और अमाइनो की वजह से इसे अमाइनो का नाम दिया गया है, तो ये दोनों ग्रुप मिलके इसे अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं प्रोटीन्स का। अब टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, उसमें प्रोटॉन शिफ्ट है फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू अ बेसिक ग्रुप। अब ये आपको चीज़ पता है कि एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन देते हैं, बेस क्या है, प्रोटॉन लेती है। तो देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिडिक ग्रुप टू बेसिक ग्रुप। अब इसमें से चूँकि प्रोटॉन चला गया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पे चूँकि प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आयन या ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कंपाउंड के या एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे कहते हैं ज़्विटर आयन। तो जो अमाइनो एसिड्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटर आयन्स इन सॉल्यूशन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू द अमाइनो ग्रुप। तो ये आपके पास 5th कैटेगरी है आइसोमेरिज्म की, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर आइसोमर्स में जो है वो 5 कैटेगरीज पढ़ी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। दूसरे क्लास ऑफ आइसोमेरिज्म जो अराइज होता है इट इज़ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये अराइज होता है, इसमें 2 कंडीशंस हैं जो कि लाजमी होनी चाहिए, दैट इज़ अ 2 कार्बन एटम विच आर ज्वाइंड बाय अ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन एटम हैं, अगर इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो वो इजीली रोटेट कर सकते हैं। 2 कार्बन एटम, ठीक है, इनके दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड हो देन दे कैन रोटेट इजीली। ठीक है, इसकी 360 डिग्री की रोटेशन होती है, वो 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। पाई बॉन्ड बनता है ड्यू टू साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स की वजह से, तो वो इसको क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो इसको इजीली या फ्रीली रोटेट होने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ये जो इस पे ग्रुप्स लगे हुए हैं
कोई भी x और y, तो इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स हो गई है। एक इस कार्बन पे लगा हुआ है XY, इस कार्बन पे लगा हुआ है XY, तो इन ग्रुप्स की जो रिलेटिव पोजीशन है अक्रॉस डबल बॉन्ड वो फिक्स हो गई। जबकि इस केस में जो भी ग्रुप्स हैं दे कैन फ्रीली रोटेट। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो सच कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but differ with respect to position of the identical group in space, they are called as cis-trans isomerism, and the phenomena is called cis-trans or geometric isomerism। ठीक है, अब इसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल्ड होना लाजमी है, मतलब दो चीज़ों का होना लाजमी है फॉर cis-trans isomerism। नंबर 1, आपके पास देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सिर्फ वही cis-trans isomerism शो करेंगे, दूसरे शो नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है द ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन दे शुड बी डिफरेंट, मतलब एक X हो तो दूसरा Y हो। X और Y अगर सेम होंगे XX, तो तब तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो एक आपके पास X हो और एक आपके पास Y हो, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो तभी चेंज होगी जब एक तो डबली बॉन्डेड कार्बन हो और दूसरा आपके पास इनकी पोजीशन चेंज हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 ब्यूटीन का केस देखते हैं तो इस केस में आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ मैं एक को यहाँ पे X कर दूँ और एक ग्रुप को यहाँ Y कर दूँ, ठीक है, ये आपके पास X है और ये आपके पास Y है, ठीक है। अब देखिए मिथाइल को मैंने X का नाम दिया है। अगर दोनों X दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन द आइसोमर इज सिस, but if this X it is present on the opposite side of this double bond then it is called trans isomer, ठीक है। तो cis में the groups they are the same group, it is present on the same side, और trans में क्या है, the group it is present on the opposite side। इसके लिए एक और एग्जांपल आप देखें, 2 पेंटीन, ठीक है, और 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। अब देखिए इस केस में फर्स्ट आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप इथाइल, मतलब दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड देन इट इज़ सिस आइसोमर। और दूसरे में अगर आपके पास मिथाइल और इथाइल दे आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट पोजीशन देन इट इज़ ट्रांस आइसोमर, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखें, अगर आपके पास क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, दो हैलोजेंस हैं, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेम साइड देन इट इज़ सिस, और अगर यहाँ ब्रोमो और क्लोरो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्रांस पोजीशन देन इट इज़ द ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस के लिए अगेन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि एक तो आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन मौजूद हो, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं दे शुड बी डिफरेंट, ठीक है। सो अगर आपके पास रोटेशन जो है दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स की वो रिस्ट्रिक्ट होती है तब जब पाई बॉन्ड आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों कार्बन एटम्स जो ज्वाइन है वो फ्रीली रोटेट करें तो वो तभी पॉसिबल है जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टू मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसी वजह से ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और कितने टाइप का आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जिसमें कि कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है बट देयर स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। अब उसकी बेसिस पे हमारे पास दो तरह के आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं, ठीक है। एक आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर चेंज है, उसमें हमारे पास पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो सकता है चेंज, चेन की लेंथ
चेन की नेचर से चेंज हो सकती है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन जैसे, या फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो सकता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है, जैसे आपके पास मेटामेरिज्म में था, या आपके पास ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन ज्विटराइन जैसे बना था, तो वो टॉटोमेरिज्म वो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, 5 डिफरेंट आइसोमर्स थे जो अराइज हुए हैं ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड कैटेगरी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है बट ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इन द रोटेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, इट इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग आपके पास दो कार्बन एटम्स जो हैं उनके ऊपर जो p ऑर्बिटल है, एक तो सिंगल बॉन्ड पहले है, लेकिन जो p अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड उसे यूँ रोटेट करने में रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो रोटेट नहीं हो सकेगा। जब वो रोटेट नहीं हो सकेगा तो उसके ऊपर जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो उनकी पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए इनका चेंज होना लाजमी है, मतलब एक अगर x है तो दूसरा y, मतलब चेंज ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, इफ़ दिस ग्रुप इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द कार्बन। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर x दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड देन इट इज़ सिस आइसोमर, और अगर आपके पास ये x दे आर प्रेजेंट ऑन द ट्रांस साइड या ऑपोजिट साइड देन दे आर ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो ये आपके पास थे ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।